काफ़ी अरसे से मौजूद ये जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। इसलिए अब मुल्क में इंतखाबात करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। राना सनाउल्लाह है, वो हैं कहाँ आजकल? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो किधर पाए जाते हैं। वज़ीर आज़म उससे बाहर वो निकल नहीं रहे हैं। उनके वारंट गिरफ्तारी हैं, अदालत ने हुक्म दिया उनको अरेस्ट करने का, और ये निकलते हैं तो पब्लिक इनको आप देखें क्या इनका हाल होता है। ये क्या कराची का लाहौर क्या ये लंदन में भी नहीं निकल पाते हैं बाहर। ना उनकी कहीं सुनवाई हो रही है, ना उनके बंदे रिकवर हुए हैं। वो क्या मिला एमकेएम को? एमकेएम तो बड़ी अपसाइड बैठी है, तो वहाँ पे तो सफ़े मातम बिछी हुई है। उनके वर्कर ने उनके साथ, मेरा ख्याल है एमकेएम का ही बॉयकॉट उनका वर्कर कर देगा इस अपॉइंटमेंट के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क तबाही के दहाने पर आ गया। मुल्क के सियासी, समाजी, सकाफती और मुआशी सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुंचा। सियासतदानों के तमाम तर दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। वज़ीर आज़म की तब्दीली भी हालात में कोई बेहतरी नहीं ला सकी। कहीं कह लें कि स्ट्रैटेजी नाकाम हुई, कहीं साजिश बेनकाब हुई, और नतीजा क्या निकला कि नुकसान मुल्क और कौम का होता रहा। और फिर बहरान इतना बढ़ गया कि मुल्क में जारी गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे के लिए फैसला कर लिया गया। बिल आखिर वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर लिया और ऐलान किया कि 60 रोज़ में फौरी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात का ऐलान करेगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और यही मैंडेट मुल्क में सियासी, मुआशी, समाजी, सकाफती इस्तेहकाम लाएगा, जिससे बेयकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अवाम के वोट से आने वाली मुस्तहकम हुकूमत के लिए क़ब्ल वक्त इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। काफ़ी अरसे से मौजूद ये जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। इसलिए अब मुल्क में इंतखाबात करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म ये भी बोले, गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई और इसके बाद दिल पर भारी पत्थर रख कर यह फैसला करना पड़ा, सख्त फैसला लेना पड़ा। मुल्क में जारी शदीद बहरान के खात्मे के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल याकूब साबरी की, जहाँ 2018 से बड़ा सियासी बहरान जारी था, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातों पर शदीद दबाव था, जो इतना बढ़ गया कि मलेशिया के वज़ीर आज़म को अपनी ही पार्टी के कहने पर इस्तीफ़ा देना पड़ा। अच्छा, इससे पहले हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल भी है, जहाँ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और उन्होंने अपने मुल्क के पार्लियामेंट, सदारती महल और जो दीगर सरकारी इमारत हैं इसका घेराव कर लिया, वज़ीरों मुशीरों को निकाल कर उनकी दुर्गत बनाई और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। सिविल नाफरमानी भी हुई और मुल्क चंद ख़ानदानों की भीड़ चढ़ गया। अब इन दोनों मिसालों का ताल्लुक हमारे मुल्क से बहुत गहरा है। अगर हमने सही वक्त पर सही फ़ैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ, और यही सही वक्त है। हमें ये सबक हासिल करना होगा कि असल ताकत का जो महवर है और मरकज़ है वो अवाम है, जिसके सामने कोई भी लाया गया ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। पाकिस्तान की सियासत भी अब इसी तरफ जाती दिखाई दे रही है। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसका हल होगा क्या, वज़ीर आज़म समेत किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं वो चंद खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत तशवीशनाक हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार मुल्क के एक बार फिर से वज़ीर ख़जाना मुंतखब हुए हैं और उनके मुताबिक महंगाई कम हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी, मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद कम कर दी है। अच्छा, ज़रा सुनिएगा, मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है और अब ये इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस है, कह लें कारकर्दगी है जो दुनिया की नज़र में है। और दूसरी खबर देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वज़ीर उबैदुल्ला समेत सयाहों को शिद्दत पसंदों ने यरगमाल बनाया और इसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए गए और फिर आपको पता तमाम जो यरगमाली हैं रिहा हो गए। अच्छा, एक और ख़बर जो सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर जाम बहक, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए, अफसोसनाक खबर। ये खबरें हम कई साल पहले सुनते थे जब हमारा जो मुल्क है वो आए रोज़ धमाकों से गूंजता था। पूरी जो गर्मियां हैं बिजली की लोड शेडिंग होती रही। अब हुकूमत ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि 14 से 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। टेक्सटाइल मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर जो है तबाह हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सयाहों को अगवा किया जा रहा है। आलमी इदारों ने मुल्क की जो मुआशी रेटिंग है मनफी कर दी है, जबकि हुकूमत का मुकम्मल जो फोकस है वो सिर्फ एक बात पर है, और वो क्या कि नवाज शरीफ को कैसे खुश करना है।
और इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है। और हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो सिर्फ इसी चीज़ पर है कि अगला इलेक्शन बगैर वोटों के कैसे जीतना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इक़्तिदार की जो राह है उसको कैसे हमवार करना है। और सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात पता है क्या है कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, अवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में हैं वो अवाम में जा नहीं सकते हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए कानून साजी पे कानून साजी कर रहे हैं, जबकि मुल्क और अवाम दिन ब दिन तबाही की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ये है जिसमें कुछ सवालात पूछे गए एक सर्वे जी। अब ज़रा सुनिएगा कि जी ये जो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाला जा सकता है, एक सर्वे है, ज़रा सुनिएगा। 51% जो लोग हैं, 51% लोगों ने राय दी है कि इमरान खान साहब के हक़ में वो राय देते हैं। इमरान खान साहब उनको लगता है कि इंतखाबात में बहुत ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। 37% अवाम ये कहती है कि तमाम सीटें जीत सकते हैं, 37%, 37%। और जो अगले इंतखाबात होने कब चाहिए, तो 2/3 अक्सरियत का ये कहना है कि जी फौरी होने चाहिए, वक्त ज़ाया के बगैर होने चाहिए। और क्या पीछे अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ले सकती है? 60%, 60% लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ले सकती है। अब ये सर्वे है और ज़मीनी हक़ाइक़ में इससे ज़्यादा आप कह लें कि शिद्दत है, सर्वे से ज़्यादा शिद्दत। अवाम जो है वो मौजूदा हुकूमत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। हालात हुकूमत से क्योंकि संभल नहीं रहे हैं, मईशत दिन ब दिन बैठ रही है, गवर्नेंस का तो नामो निशान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दफन हो चुका है, दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है निजी टीवी चैनल को। उनका क्या कहना था मौजूदा हालात के हवाले से, उन्होंने कुछ इस अंदाज़ में बात की, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, जो वफाकी दारुल हुकूमत में जहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत गुज़िश्ता कई माह से मुसल्लत हुई बैठी है, अब इस शहर को आपको पता है जगह जगह कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए जुज़वी तौर पे। अच्छा, हुकूमत, इसके जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन हैं, तर्जुमान, 26 किलोमीटर की ये जो टेरिटरी है जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है और यहाँ ये बाकायदा सहमे बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि नाम नेहाद इम्पोर्टेड हुकूमत ये बात अच्छे से जानती है, साढ़े पंजाबी से कहते हैं चंगे नल जानती है कि ये अवाम के अंदर जा नहीं सकती, अवाम के साथ जा नहीं सकती है। और किस तरह अवाम का इन्होंने मैंडेट, चोरी नहीं बल्कि चोरी छोटा लफ्ज़ है, इन्होंने डाका डालना है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला और साजिश रचाकर ये हुकूमत में आए हैं और ये मज़ीद डाके डालना चाहते हैं। आते साथ इन्होंने मुआशी, समाजी, मुआशरती, सियासी, सकाफती तमाम इक़्तिदार का सत्यानाश बेड़ा गर्क करके रख दी है। हुकूमत में मौजूद सभी लोग हैं इमरान खान फोबिया का शिकार हैं, इमरान खान हुक्मरानों के ज़हनों पर सवार हैं, जिसका जीता जागता सबूत क्या है? उस वक्त नज़र आता है कि कोई भी इवेंट हो, आप ज़रा गौर करें, जहाँ हुकूमत का कोई भी वज़ीर, मुशीर, मुआवन या तर्जुमान मीडिया से बात करे, गुफ्तगू करे, तो लाजमी तौर पे इमरान खान का जिक्र आएगा और इमरान खान को टारगेट करेगा। और हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी हैं, इनके चंद एक बाज़मीर लोग भी हैं ऐसे जो इन मुश्किल हालात में, बेयकीनी की सूरत हाल में को आईना दिखा रहे हैं। और सलाम है ऐसे लोगों को कि ये अपनों को आईना दिखा रहे हैं। और इसलिए ऐसे लोग, बहुत से लोगों को बुरे भी लगते हैं क्योंकि खरी बात कर देते हैं, सच्ची बात कर देते हैं। मैं किनकी बात कर रही हूँ? जिन्होंने कच्चा छट्टा खोल के रख दिया हुकूमत का, खूब इनकी दुर्गत बनाई। ज़रा देखिएगा। इन्हीं तौर पे मेरी तरह, आपकी तरह हर पाकिस्तानी सोचता है कि आखिर जिस शख्स को चंद महीने पहले तक मफरूर, इश्तिहारी, मुल्जिम समझा जाता रहा, आज वो इतनी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि एक बार फिर 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगियाँ हैं, उनका जीना मरना, उनका ओढ़ना बिछोना, उनके खाने पीने, माशी जो मामलात हैं, इसके हाथ में दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ अब देखिए बहुत सी उंगलियाँ उठ रही हैं, वज़ीर दाखिला के ओहदे पर भी उठ रही हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो इक़दामात इस वक्त उठा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं और आके सरेआम खुलेआम धमकियाँ देते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं, इससे जो वफाकी दारुल हुकूमत में शदीद गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, बेचैनी की सूरत हाल जन्म ले रही। लेकिन इनको क्या फ़िक्र है? जो भी सूरत हाल जन्म ले, अवाम परेशान होती तो इनको क्या सरोकार है? इनको क्या लेना देना अवाम के साथ? अवाम की परेशानी में दिन रात मज़ीद इजाफा करेंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब शायद ख़ुद को कानून से मेरे तर समझ रहे हैं और ख़ुद जिन मुकदमात में नामजद हैं उनका सामना करने की बजाय इक़्तिदार के नशे में गुम है। राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक शहबाज गिल साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने ऑडियो लीक्स के मामले पर हुकूमत क्यों तमाशाई बनी हुई है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब अगर ये हुकूमत नहीं भी देगी
तो इस पर आने वाली हुकूमत को ना सिर्फ तहकीकात करवाना होंगी बल्कि जो पाकिस्तान के रियासती अमूर की खुद मुख्तारी के इक़दाम भी उठाने होंगे ताकि आइंदा कोई भी साजिश कामयाब हो ही ना सके और मुल्क के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा ही ना सके, ना आने वाली नस्लों को भी इन्हीं हालात का, इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इन्हीं परेशानियों से गुजरना होगा। अच्छा, शेख रशीद अहमद साहब ने मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उन पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। क्या कहना था शेख साहब का, ज़रा सुनिएगा। तो जनाब शेख रशीद साहब तो साफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने के लिए ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। वो जितनी जल्दी कॉल देंगे उनके और आवाम के हक़ में इंतहाई बेहतर होगा और उतना ही बेहतर होगा जितनी जल्दी वो कॉल देंगे। अच्छा, शेख साहब की अपनी सोच है, उनका अपना अंदाज़ है, अपनी सियासत है, लेकिन खान साहब की जो कॉल है इस्लामाबाद के हालात और इलेक्शन के हवाले से, ये जो शामिल कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की है, उनका क्लिप होगा, टीम चलाइएगा ज़रा। जी, तो सुना आपने कुरैशी साहब को। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अभी मोमेंटम बनाया हुआ है, अब ज़रा गौर करें, इस पर कोई शक कर ही नहीं सकता, शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं, कोई दो राय नहीं हो सकती। जो मोमेंटम बना हुआ है साफ जाहिर होता है कि PTI इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है और हुकूमत ही है जो इसमें आप कह लें कि तरह तरह की रुकावटें खड़ी कर रही है और मुल्क को, अगर मैं कहूँगा, मज़ीद बुरे हालात की तरफ या गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ घसीटते चली जा रही है, तो आप सब अग्री करेंगे, गलत नहीं होगा। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केस बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती है ये, चाहे इसकी कानूनी साख कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो तोशा खाना का मामला है, ये उठाने वाली हुकूमत खुद तोशा खाना से ये गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त की जद में आ गई है। यानी आप तनकीद उस पर कर सकते हैं ना, जब आपका दामन साफ़ हो, आप किसी के हवाले से वो बात कर रहे हैं तो खुद अपना दामन तो पहले साफ़ रखें। अब खुद इस जद में आ गए, उसका क्या जवाब है आपके पास? इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को नाअहल करार दिलाने के लिए, आपको पता होगा, कौमी असम्बली में ये जो रेफरेंस जमा करवाया है जिसमें ये कहा गया है कि जी जरदारी साहब ने जब वो सदर ममलिकत थे, बतौर सदर ममलिकत तोशा खाना से 3 कीमती गाड़ियाँ खिलाफ कानून ख़रीदी थीं। और ये PTI के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब पार्लियामेंट हाउस जब पहुँचे, जहाँ इन्होंने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की अदम मौजूदगी में जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली है उनसे मुलाकात भी की और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के जो खिलाफ रेफरेंस है वो जमा करवाया। और रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि लिखा गया कि जी ये जो साबिक सदर हैं रुकन असम्बली और आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ खिलाफ कानून ख़रीदी हैं, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। रेफरेंस जमा कराने के बाद आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, इफ्तिखार दुरानी साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने कानून के ख़िलाफ़ आसिफ अली जरदारी साहब को तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ लेने की इजाज़त दी। अब सवाल है कि क्या ये हलाल है, ये अलाउड है, ये कानूनी है? तो उनके खिलाफ जो मामला उठाया हुआ है वो गैर कानूनी था क्योंकि वो इमरान खान है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक और बात कही कि 2013 के कानून के मुताबिक किसी सरबराह ममलिकत को तोहफ़ा शुदा जो गाड़ियाँ हैं वो ख़रीदने की इजाज़त नहीं थी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को तोशा खाना की जो गाड़ियाँ देने के लिए गैर कानूनी तौर पर समरी पेश की है। एक इंसान के लिए कानून में नरमी की गई और आसिफ अली जरदारी ने कानून की खिलाफ वर्जी करके जो 3 कीमती गाड़ियाँ वो ख़रीदी हैं, जबकि इमरान खान ने कानून के मुताबिक रकम अदा करके तोशा खाना से चीज़ें हासिल की हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो तोहफ़ा शुदा गाड़ियाँ होती हैं ये कोई भी नहीं ख़रीद सकता। कानून की खिलाफ वर्जी पर आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है ये दायर कर दिया गया ताकि उन्हें बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया जाए और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ ये रेफरेंस अब किलात खड़ी कर सकता है। और क्या उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा? क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं है, शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब का एक अहम रोल है, अहम किरदार है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ये सवाल का जवाब क्या होगा सब जानते हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इमरान इस्माइल साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। इमरान इस्माइल मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक गवर्नर सिंध। इमरान साहब, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी, सितंबर को सितमगर कहा गया था, लेकिन सितंबर तो गुजर गया। अब 15 अक्टूबर के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान से फिर फाइनल कॉल है उसका भी कुछ पता नहीं है। वो बारह कहते हैं कि फ़ाइनल कॉल बस देने वाला हूँ। तो आप कुछ शेयर कर सकते हैं कि कॉल कब तक देंगे, या ये सरप्राइज़ ही होगा? लॉन्ग मार्च का प्लान आखिर है क्या? देखिए, कॉल खान साहब ने अपने पॉलिटिकल सारे एंगल्स को देखते हुए और कवर करते हुए देनी है। वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो अपनी तंजीम से मिल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ वो एक नई जगह पर होते हैं पाकिस्तान में। आज भी वो गए हुए हैं जलसे के सिलसिले में, और वहीं पे वो अपनी तंजीम जो है उससे मुलाकात भी करेंगे। हमने पूरी प्रिपरेशन के साथ आना है। वो कॉल लॉन्ग मार्च की होती है, सिट डाउन की होती है, शट डाउन की होती है, वो खान साहब ने बाद में फैसला करना है और सबको बताना है। बट जल्द होगी कॉल। अभी तो हमने कॉल दी भी नहीं, और हाथ पांव इतने फूल गए कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर लगा के बंद कर दिया, कंटेनराइज कर दिया इस्लामाबाद को। इनकी हुकूमत कंटेनर के अंदर चलती है, कंटेनर के बाहर नहीं। ठीक। अच्छा, कंटेनर, वैसे कंटेनर का ताना आप लोगों को देते थे तो उलट ही हो गया। हमारा कंटेनर तो अवामी कंटेनर था ना। हम एक कंटेनर लगाते थे और लोगों को बुलाते थे कि आए। ये कंटेनर लगाते हैं, लोगों को भगाते हैं कि आप ना आए। तो बड़ा फर्क है इसमें। अच्छा, वफाकी हुकूमत और जो खासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा है। फिर भी अगर पीटीआई का लॉन्ग मार्च हुकूमत हटाने में कामयाब हो गया तो अगले लॉन्ग मार्च लेकर पीडीएम इस्लामाबाद पहुंचेगी। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो राना सनाउल्लाह है वो हैं कहाँ आजकल? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो किधर पाए जाते हैं। वज़ीर आज़म उससे बाहर वो निकल नहीं रहे हैं। उनके वारंट गिरफ्तारी हैं, अदालत ने हुक्म दिया उनको अरेस्ट करने का, उनको पेश करने का। तो वो अभी तो इधर उधर छुपते फिर हैं खुद। पहले तो वो अपना बंदोबस्त करें कि उन्होंने कहाँ जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान के पास प्लान बी कभी हुआ ही नहीं। अगर कोई सवाल ही नहीं है कि अगर मार्च फेल हो गई तो इस तरफ तो हम सोचते ही नहीं है। हमारा तो एक वो कह लें कि हमारा जो डीएनए है ना, वो जुनूनी किस्म का है। सो हम तो आते हैं कश्तियाँ जला के मोहम्मद बिन कासिम की तरह। सो वी आर कमिंग इन, और हमारी ये इंटेंशन ये है कि हमने मुल्क में जल्द इंतखाबात की तरफ धकेलना है, फोर्स करना है इनको कि जल्द इंतखाबात करें और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। और उस इंतखाबात के लिए पूरी कौम इस वक्त तैयार है। लोग बेचैन हैं बाहर निकलने के लिए। हम रोड पर निकलते हैं तो कहीं जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो लोग हमें पकड़ के पूछते हैं कि किसका इंतज़ार करें, जल्दी करें। और ये निकलते हैं तो पब्लिक इनको आप देखें क्या इनका हाल होता है। ये पाकिस्तान क्या, कराची क्या, लाहौर क्या, ये लंदन में भी नहीं निकल पाते हैं बाहर। सो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। इसीलिए ये आवाम से भाग रहे हैं कि ये पब्लिक में जा नहीं सकते वोट मांगने के लिए। और इनको ये अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकली पॉपुलर लीडर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो वो सिर्फ इमरान खान है। तो इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, और हमने इन्हें इलेक्शन की तरफ लाना है। उसको इलेक्शन में लाने के लिए हम इनको, जब हम अपना प्रोग्राम पे अमल करेंगे तो वील गिव देम अ चॉइस, द इजी वे और द हार्ड वे। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से भी बात की थी, तो उनकी एंटी करप्शन के दाले से जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए जाने वाली जो टीम है उसकी किसी भी किस्म की मुआवनत से इनकार कर दिया है। अब अदालत ने वारंट वापस लेने की राना सनाउल्लाह की जो दरख्वास्त है मंजूर कर ली है। इस पर क्या कहेंगे, इसकी क्या समझ आई? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक ही कानून होना चाहिए। ताकतवर के लिए फ़र्क और कमज़ोर के लिए फ़र्क। राना सनाउल्लाह इस वक्त ताकत में है तो उनके लिए कानून तब्दील हो रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। और अगर जो कमज़ोर शख्स है जिसने 2 रोटी चोरी की हो किसी होटल से, वो 20-20 साल से जेल में सड़ है। मेरा ख्याल है कि अगर हमने यही काम करना है ना, तो हम सारे जो जेल में कैदी हैं उनको भी आज़ाद कर देते हैं, बिकॉज उनके जराइम, उनका जुर्म राना सनाउल्लाह से कम है। खुद राना सनाउल्लाह यानी आबिद शेर अली के बाप ने बताया है कि ये को 20 से 22 कत्ल करवा चुके हैं, और वो उनके पास प्रूफ्स हैं और उनको लेके फिर रहे हैं इधर से उधर। तो वो तो इनकी अपनी पार्टी के लोग बता रहे हैं। सो अगर ये एक आदमी का कैरेक्टर हो और इस कैरेक्टर के सर्टिफाई करने के लिए उसे लगा दिया जाए इंटीरियर मिनिस्टर, तो अजीब अजीब आप पूरी वजारतें देखें, तमाम कैबिनेट आप देखें काबीना, तो आपको एक से बढ़कर एक नमूना उसके अंदर नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा नहीं है
जिसके ऊपर कोई बुरा केस ना हो, जिसके ऊपर FIR ना कटी हुई हो। जो हमारी FIR तो वो है ना जी, इन्होंने कहा कि जी आप रोड पे निकले थे, आपने पब्लिक को तंग किया तो FIR काट दो, तो वो PTA का अकाउंट खोला था तो FIR काट दो। इनके तो अरबों रुपए की चोरी के FIR हैं, इनके ऊपर कत्लो गारतगिरी के FIR हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे और आज इक़्तिदार की कुर्सी चिमड़ के बैठ गए। अच्छा इमरान साहब, ये जो तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार दिलाने के लिए कौमी असम्बली में रेफरेंस जमा करवाया है, इसमें कहा गया कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर ममलिकत तोशाखाना से 3 कीमती गाड़ियाँ खिलाफ कानून खरीदी हैं जिन पर इल्ज़ाम है। ज़रा सोचें कि उन्हीं से इंसाफ की तवक्को आप लोग करते हैं? वो तो है ही, सरा डकैती है कि आप गाड़ी पैसे दे के भी नहीं ले सकते, दैट इज़ द लॉ। बट वहाँ पे ये हुआ, फिर उस लॉ को चेंज किया गया। इस वजह से गिलानी साहब ने उसमें आसानियाँ पैदा की गई कि ताकि जरदारी साहब वो गाड़ियाँ ख़रीद सकें, और उसके बाद वो गाड़ियाँ ख़रीदी गई तो उसको चैलेंज किया गया। तो उसको चैलेंज करने का तरीका प्रोसेस यही है। देखिए, हम तो इनके सामने चीज़ें रख रहे हैं, ये फैसला इंसाफ पे तो क्या करेंगे, इनसे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं कि ये कोई बड़ा ज़बरदस्त इंसाफ पर हम अपनी फैसला करेंगे। लेकिन लेट देम रिफ्यूज़, देन वी हैव ओपनिंग कि हम हायर कोर्ट्स के पास जा सकेंगे। ज़ाहिर है इनसे तो रिफ्यूज़ल ही मिलना है। मुझे क्या उम्मीद है कि जो स्पीकर बैठा हुआ है वो अपने चेयरमैन के खिलाफ फैसला दे देगा। जुर्रत है उसकी, ऐसी सुनने की भी जुर्रत उसको आज कैसे उम्मीद है, इस पर आ रही थी कि उसने लिया कैसे रेफरेंस। अच्छा इमरान साहब, ये जो एतजाज़ हसन साहब ने PDM और ख़ासतौर पे नून लीग के मुकदमात के खात्मे पे तबसरा किया है कि ये सब नैब तरमीम की बदौलत हुआ और नैब तरमीम सियासी इंजीनियरिंग का नतीजा है, तो आपने उनका बयान यकीनी तौर पे सुना होगा। बड़े दबंग बंदे हैं, वैसे साफ बात कर देते हैं और इस वजह से कुछ लोगों को बुरे भी लगते हैं। देखिए, मैं एक तो एतजाज़ हसन साहब की ज़ाहिर है, लेकिन एतजाज़ साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, मेरे दिल में बड़ी कदर है उनके लिए। और एतजाज़ साहब बड़ी खरी और बड़ी सही बात करते हैं। अब ज़ाहिर है कि उसी वजह से बाज़ दफ़ा वो बुरी भी लगती होगी लोगों को। आज जो उन्होंने बात की ना, इट इज़ नो डिफरेंट ऑफ व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कोर्ट किया है नैब तरामीम के ऊपर, जो उन्होंने कहा है कि जी ये सारे आपने अरबों रुपए माफ़ करा दिए, 275 केसेस आपने रिवर्स करा दिए और मुल्क को कौमी नुकसान आपने पहुँचाया, और ये सारे जो आपने करेक्शन की है बकौल आपके, जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं कानून के अंदर, ये सारी की सारी आपने अपने केसेस बचाने के लिए किए। मैं खुद मुजरिम, खुद मुद्दई, मैं प्रोसिक्यूशन का भी वकील मैं लगाऊँ, डिफेंस का लॉयर भी मैं लगाऊँ, और उसके बाद मैं जीत के बाहर निकला हूँ फातिहाना अंदाज में कि मैं जीत गया और मैं तो मासूम साबित हुआ या मासूम साबित हुई। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, यू कांट डू दैट। लेकिन ये मुसलसल इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, और यही वो सिस्टम है जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही कर रहा था कि जिसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि जिसको हम करेक्शन की तरफ ले जाएँ। जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है वो प्रोसिक्यूशन लॉयर कैसे बदल सकता है, वो कैसे लगा सकता है, उसको कैसे घर बुला के उसको अहकामात दे सकता है कि क्या करना है। तो ये ताकतवर का कानून और गरीब का कानून अलग अलग, इस तरह ये कभी भी मुल्क के अंदर नहीं चल सकता। ठीक है, इमरान साहब मेरे साथ मौजूद है। इमरान इस्माइल साहब, हाज़िर नाज़िर से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद है। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ नैब तरामीम का जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब से 23 साल के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनका रिकॉर्ड भी तलब किया है। अब आप क्या देखते हैं, इसका फैसला क्या आ सकता है? हमें तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बगौर इस सारे केसेस का मुताला करेगी तो उनको ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा, साफ नज़र आता है कि इसके अंदर धांधली की गई है। जो रेफरेंसेस थे उनको रेफरेंसेस को सामने रखते हुए कवानीन बनाए गए हैं नैब के। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यही नैब के कवानीन की तरामीम के लिए ये जो खान साहब कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, वो यही है NRO। ये बार बार ये हमें थ्रू डिफरेंट चैनल्स, दोस्तों से, कभी दुश्मनों से, कभी किस से, हमें वो भिजवाते थे कि जी हम आपको कुछ नहीं कहते, आप चलाते रहें अपनी हुकूमत, ये कवानीन तरामीम कर दें। इवन कि जब फैटिफ का मामला हुआ
तो इन्होंने शर्त रख दी कि हम फैक्टिव के जो अमेंडमेंट्स हैं इस मुल्क के लिए, जो अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना सारा है, वो शर्त पे करेंगे कि आप नैब को ख़त्म कर दें। और एंड आपको याद है कि जिस दिन फैक्टिव के ऊपर हमने करना था, इन्होंने बॉयकॉट किया सेशन को, ये बाहर निकल गए। डिमांड क्या थी? डिमांड सिर्फ ये थी कि हमारे केसेस आप ख़त्म कर दें या नैब को ही ख़त्म कर दें, जिसके ऊपर खान साहब ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा था कि नहीं होता फैक्टिव तो ना हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा ये काम। ठीक, ये भी अपने दोस्त और दुश्मन बोला, ये दुश्मन कौन? नहीं, जिनको ये हमारा सजन समझते हैं किसी को कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ताल्लुकदारी हो या वास्तेदारी हो, किसी को भेज दिया, किसी के थ्रू मैसेज भिजवा दिया, कुछ इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। यानी आम अल्फाज में इसको प्रेशर डालना कह सकते हैं ना? नहीं, प्रेशर तो इमरान खान जिसका नाम है ना, प्रेशर तो आप उसको दे ही नहीं सकते। आप व्हेनेवर यू विल अप्लाई प्रेशर टू हिम, वो ही विल बाउंस बैक, वो ही विल स्टार्ट फाइटिंग बैक। तो प्रेशर तो आप दे ही नहीं सकते, सबको पता है। ये इसीलिए कोई इधर से उधर से मैसेजेस करवाते रहे हमें, कोई हमारा दोस्त हुआ, कोई कॉमन फ्रेंड हुआ या कोई हुआ तो उसके थ्रू पैगाम भिजवा दिया या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इमरान साहब, ये जो राना सनोरा साहब ने दावा किया है कि जी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश का और दफ्तर की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगाने वाला जो ऑडियो लीक्स तनाज़ा है वो हल कर लिया गया है और इसमें कोई दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्विस नहीं है, तो क्या आप मुतमईन हैं हुकूमत की इस फुर्ती से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है, अगर वो सिक्योर नहीं है तो इस मुल्क में फिर कुछ भी सिक्योर नहीं है। हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या जो डिफेंस के जो मामलात हैं, वो वहाँ पहुँच चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज बनता है कि इसको चेक करें। नंबर 2 ये कि इनके पास तो PMLN के पास तो ये जब हुकूमत में नहीं भी थे तो इन्होंने, आपको याद होगा कि इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी जिसमें ये वीडियो क्लिप्स जोड़ के दिखाते थे, कोई इधर का पकड़ा उधर का पकड़ा, कोई अपना ऑडियोज़ इस तरह की जोड़ के दिखाते थे। वही काम ये इन्होंने अभी भी जारी किया हुआ है। इसी लीक्स के बीच में इन्होंने अपनी वो फैक्ट्री के माल भी बीच में से घुसेड़ा हुआ है। जो इन्होंने खान साहब की ऑडियो निकाली थी जिसमें खान साहब को आप सुन सकती थी कि वो बात कर रहे थे कि 5 बंदे उनके पास हैं और ख़रीद लिए हैं या क्या, उस तरह की बात उन्होंने की थी। कभी भी इमरान खान ये काम नहीं करेगा। हम सिटिंग गवर्नमेंट में थे, हमारे लिए 5 से 10 बंदे खरीदना कोई बात नहीं थी। किसी को डराना, किसी की फ़ाइल निकालना, ये कौन से फरिश्ते थे कि इनकी फ़ाइलें वहाँ मौजूद नहीं थी? इनमें से कौन सा ऐसा था कि जिसको आप FIA, नैब या किसी डरा के दबा के नहीं इनकी वफादारी चेंज करा सकते थे? इसमें कितने लोग ऐसे थे जो पैसों पे नहीं बिकने को तैयार थे? सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग बिक रहे थे, बाकी तैयार नहीं थे। हमें नहीं पता कैसे ये धंधा किया जाता है। इमरान खान इज़ अ डिफरेंट ब्रीड। उसने कहा हुकूमत जाती है जाए, कुछ होता है हो जाए, मैं नहीं खरीदूंगा किसी का ज़मीर, मैं नहीं खरीदार बनने वाला। अगर वो सिर्फ हाँ करते तो वो तो कितने फाइनेंसर्स घूम रहे होते हैं इधर उधर के, जी 2 बंदे तुम ला दो, 4 तुम ला दो। इनको मिलते हैं सारे फाइनेंसर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि ये कैसे होता है काम, बट वी डोंट वांट टू डू इट। इट इज़ सिंपल। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हमारे और इनके दरमियान में फ़र्क ही यही है सिर्फ, कि ये जिस चीज़ को पॉलिटिकल होशियारी समझते हैं, हम उस चीज़ को नाजायज़ी समझते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, ये अवाम का हक मारने के बराबर है। ये किसी को ख़रीदना क्योंकि उसने वोट किसी और के नाम पे लिया, उसके बाद वो आके हमारे साथ बैठ जाए, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो वी डोंट डू दैट। अच्छा इमरान साहब, ये जो सोने का सौदागर है उन्हें गवर्नर बना दिया गया है, तो उनका नाम तो MKM के मुजव्विज़ा अरकान की लिस्ट में शामिल ही नहीं था। फिर ये कुर्रा ही मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए कुर्रा उनके नाम निकला कैसे? कुर्रा ऐसे उनके नाम निकला कि जैसे कुरानंदाजी में नाम निकलता है। हाँ, बस इतना ही मैं आपसे कह सकता हूँ। बाकी MKM तो बड़ी अपसेट बैठी है, वो तो वहाँ पे तो सफ़े मातम बिछी हुई है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो वैसे उनके वर्कर ने उनके साथ, मेरा ख्याल है MKM का ही बॉयकॉट उनका वर्कर कर देगा इस अपॉइंटमेंट के ऊपर। यानी ये तो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी है, ये MKM वालों को महंगी पड़ गई। आप ये नेल्ड इट, बिल्कुल ऐसा ही है। MKM पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है कि वो ज़रा सा भी प्रेशर नहीं ले पाते हैं।
वो पहले इस पर चले गए। पहले हमने सुना कि जी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी उनको मिलेगा, गवर्नर भी उनको मिलेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी उनको मिलेंगे। मेयर को ताकतवर किया जाएगा, इस पर भी एग्रीमेंट हो गया है। ना मेयर को ताकतवर करने का एग्रीमेंट पर कोई अमल हुआ, ना उनको एडमिनिस्ट्रेटर मिला, ना ही गवर्नर मिला, ना उनकी कहीं सुनवाई हो रही है, ना उनके बंदे रिकवर हुए हैं। वो क्या मिला एमकेएम को? तो सिर्फ दे आर अंडर प्रेशर, और वो इस वक्त जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है ये सिर्फ प्रेशर की नतीजा। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, कुछ लोग ये जो कामिल टसूरी के गवर्नर हाउस में वापसी के ताने बाने इससे जोड़ रहे हैं कि एमकेएम के मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और वजह ये कि ताकि पीटीआई का रास्ता जो है इंतखाबात में रोका जा सके। क्या ऐसा मुमकिन है? आप इन तजियों को देखते हैं कैसे? आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि एमकेएम जो है ना वो अब हिस्ट्री है। अब एमकेएम के साथ वो जितने चाहे धड़े जोड़ लें, जो मर्जी जोड़ लें, पूरा पाकिस्तान की तरह कराची भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। वो माजी की बातें थी कि एमकेएम के साथ एमकेएम को वोट मिल जाया करते थे, और वो कैसे मिलते थे वो भी उसका भी सबको पता है। लेकिन अब वो कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इमरान खान के साथ पूरा कराची खड़ा हुआ है। ये जोड़ लें जिसको जोड़ना है, लेकिन वो है ना मेरा गाना, रोक सको तो रोक लो, तो रोक नहीं पाएंगे ये खान साहब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।